औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 13 में खुशामदीद। एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, कंप्लायंसेस, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एन एओपी। एओपी की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं हम। देखेंगे कैसे करते हैं। fbr.gov.pk पर गए, सरकारी वेबसाइट पर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आरएस पर क्लिक किया। इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम पर सॉफ्टवेयर आया, उसमें एओपी का हमने यूजर नेम और पासवर्ड लगाया, वो खुल गया। अब हम ये करेंगे, आपको समझाया भी था। डिक्लेरेशन पर पहला 114(1) कंप्लीट ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न, पहला इससे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है। लेकिन हम इससे पहले देखेंगे ड्राफ्ट में तो कोई चीज़ महफूज नहीं है। विद होल्डिंग की 147 और 149 की ड्राफ्ट में बना हुआ है, इसको रहने दें क्योंकि रिटर्न तो कोई भी नहीं है। चलिए रिटर्न करते हैं 114(1) की। सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करते हैं, 2018 की तो अभी नहीं करने देगा, जिसकी ड्यू डेट आई हुई है सिर्फ उसके करने देगा। डेट को सिलेक्ट करेंगे पीरियड सर्च करने के बाद सिलेक्ट के बटन से, और फिर वो आपके लिए एक इंटरफेस प्रिपेयर करेगा। कर लिया, जैसे ही आप उसने किया साथ ही अपने सेव का बटन दबा दिया। चलें जी, रिटर्न हमारी सेव हो चुकी है ड्राफ्ट में। अब इसको बंद भी अगर कर लेंगे, जैसे कि मैं करने लगा हूँ, ये मैंने बंद की। ड्राफ्ट में जाएंगे, डिक्लेरेशन में लाजमी ये सेव हो चुकी है ये डिक्लेरेशन। इसको एडिट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं आएगी, क्योंकि एक बिजनेस की इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं होती, ये तो एओपी की एक रिटर्न है। अगर इंडिविजुअल होता तो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाना था यहाँ पर। अब इसकी टैब्स, ये मेन डेटा है, डेटा का, डेटा में डेटा एंटर करना है। इसमें एक और चीज़ भी है कि ये बटन पहले बताया था, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे तो पिछले साल जो रिटर्न भरी है वो सारी की सारी इसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा, इसमें तब्दील कर देगा। तो होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल हमने क्या क्या फिगर्स लिखी थी, तो उनको यहाँ से मिटा मिटा के आप दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक कारोबार की, यानी कि एक एओपी कारोबार की इनकम फ्रॉम एओपी हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो होगी ज़ाहिर है। अच्छा, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट बेच के भी इनकम हो सकती है। अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। फॉरेन सोर्स, एग्री, दोनों भी हो सकती हैं एओपी की। नीचे टैक्स से मुतल्लिका सारे टैब्स हैं। टैक्स में अलाउंस, टैक्स की क्रेडिट, टैक्स की एडजस्टमेंट, फिक्स फाइनल टैक्स और कंप्यूटेशन, ये सारे के सारे आखिरी जो सारी मेन रो है टैक्स की कंप्यूटेशन और पेमेंट से मुतल्लिका। जो हमने पेमेंट, जो हमने आमदनियाँ डालनी है वो इन्हीं टैब्स में, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट, अदर सोर्सेज और फॉरेन सोर्स, ये है। चलें सबसे पहले हम डालते हैं प्रॉपर्टी की इनकम। अच्छा, हर साल आप जानते हैं कि ये सेपरेट ब्लॉक में होता है, और हर साल तब्दील होता है। कभी ये पीटीआर में आ जाता है और कभी ये एनटीआर में चला जाता है, ये ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो होगा क्या कि ये 2017 की अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसमें ये एफटीआर में गया हुआ था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर एफटीआर में, तो इसमें कोई भी आमदनी में से कोई क्रेडिट्स, कोई टैक्स क्रेडिट, कोई कॉस्ट किसी टाइप की आप लेस नहीं कर सकते। जस्ट रेंट डालें, फर्ज करें मैं रेंट डाल देता हूँ, बाहर क्लिक किया कहीं भी, जैसे भी मैंने किया, उसने इफेक्ट ले लिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, इससे पहले वो पैगाम साथ ही दे देता है कि एट्रीब्यूट वाली जो आपकी टैब है इसको लाजम भरें, एट्रीब्यूट की, इसको मंसूब करेंगे हम पहले, एट्रीब्यूशन इसकी। कम से कम एक बिजनेस सेक्टर को लाजमी सेलेक्ट करना है हमें, जमा के निशान से 5 दिए हुए हैं। मैं कोई एक सेलेक्ट कर लिया मैंने, बड़ा। दूसरा इसका स्टेटस है। अच्छा, एओपी के लिए कि प्रोफेशनल एओपी फर्म डिफाइंड अंडर पार्ट 1, मैं कहता हूँ नो। सेव, काम होता जा रहा है, साथ साथ सेव हो रहा है। अब ठीक है, अब डेटा एंटर होगा। अब ये 10 लाख है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कि इफेक्ट लेता है कि नहीं। जी, इसने इफेक्ट ले लिया। 10 लाख रुपया जहां जहां उसने उठाना था उठा लिया। मैं उसको सेव कर दूंगा ताकि खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए तो ये सिस्टम में, उनके सिस्टम में, सर्वर में जरूर सेव हो जाए जहां तक जितना मैंने काम किया। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की जाने। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो एफटीआर से मुतल्लिका भी हो सकता है, फाइनल टैक्स रिटर्न से। आपका बिजनेस किसी टाइप का भी हो सकता है, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब अपना आपके जो टैक्स के अकाउंट्स हैं, टैक्स के अकाउंट्स हैं जो अभी आपने यकीनन नहीं सीखे, वो आप एक अलग आर्टिकल में जब पढ़ेंगे तो वो वाले अकाउंट्स इसके साथ इंटीग्रेट करने हैं। वो चीज़ आपको इसके साथ भी पढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ये लेक्चर इतना लंबा हो जाता कि आपको समझ ना आती। लिहाजा टैक्स के अकाउंट्स बनाने के का अलग आर्टिकल है, उसको समझना पड़ेगा कि टैक्स के अकाउंट्स बनते कैसे हैं। फिर जब बन जाएं एओपी के अकाउंट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म के, तो फिर हम आरएस में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि वो सारी की सारी रकमें हैं वो यहाँ पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, हमारा एओपी है और इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो उसकी एओपी के नाम कोई प्रॉपर्टी लगी होगी तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस डाल दिया, उसका पीछे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डाल दिया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस पर आते हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सारे उसके अकाउंट डालने पड़ेंगे जो हमने बनाए, टैक्स के अकाउंट। उसमें हम उसकी सेल सारी डालेंगे। सेल फर्ज करें 1 करोड़ पे है, बाहर क्लिक किया, कैलकुलेट किया, ये जो खाना आपके सामने, ग्रोस रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी, पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, दोबारा सुन लें कि जब भी सेल्स डालते हैं टैक्स अकाउंट में या वैसे मैनेजमेंट अकाउंट में या व्हाट्सएवर, जिस तरह के भी अपने अकाउंट्स बनाने, उन अकाउंट्स में जब भी सेल डालनी है उसमें सेल टैक्स जो आगे से वसूल किया, 100 की चीज़ 117 में बेची है तो 117 वसूल किए, तो उसमें सिर्फ 100 ही सेल होगी, बाकी 17 रुपये लेस कर देने हैं या वो नहीं लिखने, एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स यहाँ पर असल सेल लिखनी। ठीक है, अब ये सेल है उसकी, अब कॉस्ट ऑफ सेल है। अब कॉस्ट ऑफ सेल के लिए दो तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ सेल बनाने के लिए दो, या तो आपकी ट्रेडिंग कंपनी होगी या फिर कोई सर्विसेज टाइप होगी कि जिसमें जितना माल खरीदते हैं वो बेच देते हैं, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का कोई रखने का कोई इशू नहीं है कि स्टॉक इन हैंड कितना पड़ा हुआ 30 जून को, जितना माल आया बेच दिया। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या अच्छी ट्रेडिंग है
जिसमें आप हिसाब भी रखते हैं, कुछ माल बच भी जाता है। तो जो बचा हुआ माल है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएगा, वो स्टॉक इन हैंड में आ जाएगा बैलेंस शीट में कि ये बचा हुआ है, ये बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस हवाले से उनके जो खाने हैं वो इस तरह है कि फर्ज करें ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछले साल 30 जून को जो बचा था 5 लाख का था, बाहर की किया मैंने, 5 लाख रुपया ओपनिंग था। अब परचेज की मैंने 40 लाख की साल के दरमियान में। अच्छा, 45 हो गया, 5 का पहले पड़ा था, 40 का मैं खुद खरीदा। यहाँ पर फिर रुकिए, यहाँ पर फिर उसने कहा है कि नेट परचेजेस डालनी है, सेल टैक्स निकाल कर, एफडी वगैरह निकाल के। इससे मुराद ये है कि 100 की चीज जब 117 में खरीदते हैं सेल टैक्स के साथ, तो 17 रुपए काउंट नहीं करने, वह 100 की परचेज डालनी है। न आगे से जो वसूल किया हुआ है सेल टैक्स वो, ना ही पीछे से जो पे किया हुआ है वो, दोनों सेल टैक्स इसमें कंसीडर नहीं किए जाते, वो दोनों आपस में सेट ऑफ होते हैं। आगे से लेने वाला 17 और पीछे से पे किए हुए 17, दोनों जमा माइनस होते हैं। और अगर आपने पल्ले से आपको डालने पड़ रहे हैं तो पल्ले से जमा करवाने, लायबिलिटी बन जाती है। और अगर आपकी तरफ निकलते हैं तो, अगर हुकूमत की तरफ निकलते हैं तो रिफंड बन जाता है। 5 लाख शुरू में ओपनिंग पड़ा था, नेट परचेजेस साल के दरमियान में 40 लाख की 45 हो गया, और साल के इख्तिताम पर जब चेक किया तो क्लोजिंग स्टॉक फर्ज करें 7 लाख का पड़ा था। कैलकुलेट किया, यहाँ देखिएगा इस खाने में कॉस्ट ऑफ सेल क्या आती है, 38 लाख आई। हुआ ये, 5 लाख शुरू में पड़ा, 40 लाख का माल खरीदा, 45 हो गया, 45 में से साल के इख्तिताम पर 7 लाख पड़ा हुआ है, इसका मतलब 38 लाख लगा। तो ये बाकी खुद ब खुद निकाल लेता है स्टॉक जितना कंज्यूम हुआ। ये तो थी आपकी बन गई, क्या कहते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलें जी, अब इसको सेव कर लेते हैं। जीपी आ गया हमारा, जीपी 62 लाख आया, 62 लाख जीपी। चलें जी, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगली टैब में, इसका नाम है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू में आपका कोई एसेट पर सेल किया आपने, उसमें मुनाफा हो गया, फर्ज करें 1 लाख रुपए की गाड़ी थी, और आपको पता है कि ये किस तरह इसका मुनाफा निकाला जाता है। कोई एसेट सेल करना, कोई प्लांट मशीनरी वगैरह, वो इस तरह किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख की कार ली थी और आपने इसको 3 साल चलाया है, हर साल उसका डेप्रिसिएशन 10% आपने चार्ज किया, 20% चार्ज किया, 3 सालों में उसका डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपया चार्ज हो गया। जाहिर है अभी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 20% जो चार्ज कर रहे हैं, 10 लाख की बुक वैल्यू है। अब 3 साल के बाद गाड़ी का डेप्रिसिएशन 6 लाख है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा है डे वन से आज तक 6 लाख। अब वो बिक गई, अब 6 लाख है और उसकी नेट बुक वैल्यू निकली है 4 लाख। जाहिर है 10 लाख की कार थी, 6 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो उसकी नेट वैल्यू 4 लाख आ रही है। अब फर्ज करें गाड़ी जाहिर है बाज़ औक़ात महंगी हो जाती है मार्केट में, और आपकी गाड़ी बिक गई है 8 लाख में, अच्छी हालत में थी, नहीं तो आप 10 लाख में लाए थे, लेकिन 3 सालों बाद वो 8 लाख की बिक गई। तो आपकी नेट बीवी जो है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू तो आ रही है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 4 लाख, क्योंकि 10 लाख की कार 6 लाख डेप्रिसिएशन निकाल दिया, बाकी 4 लाख बचा, लेकिन बिक गई है 8 लाख की। तो अब आपने 8 लाख में से 4 लाख, छः जो 4 लाख की चीज 8 में बिक गई, तो बाकी जो 4 लाख है आपका मुनाफा है, वो मुनाफा अदर इनकम में आएगा और ये टैक्सेबल है।
अदर इनकम में आएगा अदर रेवेन्यू, और यहाँ पर आके 1 लाख रुपया जैसे मैंने डाला है, चले मैं 4 ही डाल देता हूँ, 4,61,60 सेल किया हमने। इसके अलावा कोई और आमदन है, कोई बाय प्रोडक्ट्स वगैरह आप सेल कर रहे, कैलकुलेट। चलेंगे, अब आते हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की जाने। इसमें कुछ यूं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमने टैक्स अकाउंट्स में सारे प्रिपेयर किए होंगे, वो सारे के सारे इसमें डालने हैं। मिसाल के तौर पर रेंट है, सैलरीज हैं, सैलरीज के अलावा आगे चलते हैं तो ट्रैवलिंग इंक्रीमेंट्स है, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, यूटिलिटीज हैं, इन सबको जमा कर लें। कम्युनिकेशन में आपका आप यूटिलिटी टेलीफोन की, मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की भी डाल सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी चीज़ की भी हो सकती है, गाड़ियों समेत, एसी की, गाड़ियों की, कंप्यूटर की, मेज़ कुर्सियों की, किसी चीज़ की भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसके खर्चे। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फोटोकॉपीज, ये भी काउंट हेड है। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, प्रमोशन, उसमें भी अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट की है तो उसके अखराजात भी डालने पड़ेंगे। ये सारी रकमें मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये कहाँ से उठाई है हमने, टैक्स अकाउंट में। कोई प्रोफेशनल चार्जेस, कोई प्रॉफिट ऑन डेट, कोई ब्रोकरेज कमीशन, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई बैड डेट रिटर्न ऑफ की, राइट ऑफ किया बैड डेट्स को, लेकिन ये कमिश्नर इनकम टैक्स से अप्रूव करके डाला। अब सलेट हो गया कोई स्टॉक, स्टोर, स्पेयर, फिक्स एसेट, ये भी इनकम टैक्स कमिश्नर से पूछ के डाला कि ये चीज़ें ऑब्सोलेट हो गई हैं, हम ये खर्चा डालने लगे हैं। प्रोविजन नहीं डलेगी, एक्चुअल अगर ऑब्सोलेट हो गया तो डलेगा, लेकिन बैड डेट के हवाले से उससे पूछना पड़ेगा, फिर वो बताएगा। अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दो तरह इफेक्ट डालता है ये। मैं फर्ज करें यहाँ पर जो अमोर्टाइजेशन है, ये है जो नज़र नहीं आते आपके एसेट, जैसे सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ये चार्ज है डेप्रिसिएशन का, उसको अमोर्टाइजेशन कहेंगे यहाँ। और जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ये आपके फिक्स एसेट का एडमन को जितना चार्ज करना है, ये वो है। मेज कुर्सियों का घसाव वगैरह जो हुआ है फिक्स एसेट शेड्यूल से आएगा, ये वो चार्ज करना है। फर्ज करें 10,000, जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर मुनाफा कोई होता है, इस गाड़ी को सेल किया, मुनाफा हुआ, तो मैंने इसको अदर इनकम में डाल दिया था इधर। अगर लॉस होता तो लॉस मैं इधर डालूंगा। फर्ज करें गाड़ी थी 4 लाख की उसकी वैल्यू है, तो 3 लाख की बिक गई, तो 1 लाख लॉस हुआ ना। तो मैं 1 लाख को लॉस को यहाँ डालने लगा। फर्ज करें 50,000 का हुआ। कैलकुलेट। यहाँ पर एक और चीज भी जहन में रखिएगा कि ये जो फिक्स फाइनल है, आपका एक कारोबार है, उसमें एनटीआर भी चल रही है, एफटीआर की रकम भी चल रही है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है फर्ज करें, और साथ में नॉर्मल बिजनेस भी है। तो आप ये करेंगे कि ऐसे खर्चे सारे के सारे जो कि एफटीआर को लगते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। फर्ज करें कि सैलरीज हैं, 2 लाख सैलरीज उनको दी है। कैलकुलेट किया तो ये जो नॉर्मल टैक्स रजीम से 5.5 लाख आया था, ये कम हो जाएगा, ये 350 आ जाएगा नॉर्मल, क्योंकि वो कहेगा कि इसका एफटीआर वाला भी है, इसने दोनों एक्सपेंस की एलोकेशन कर दी है। तो ये सेक्शन 67 रूल 13, इसमें यही लिखा है कि अगर आपके कारोबार में एफटीआर कारोबार भी चल रहा है और एनटीआर भी चल रहा है, तो आप एलोकेट करें खर्चे और बताएं कि एफटीआर में कितने आ रहे हैं और एनटीआर में कितने आ रहे हैं। ये तो बात आप टैक्स अकाउंट से सीखेंगे, यहाँ तो आप तरीकाकार अभी आपको बताया जा रहा है किस तरह फाइल करनी है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर दूंगा मैं, अगर नहीं किया पहले तो सेव कर देता हूं मैं। सेव किया भैया। अच्छा जी, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, एडमिजिबल, इन एडमिजिबल। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं कि जो हमें टैक्स अकाउंट्स में हमें बताया जाता है कि ये खर्चे आपके नहीं माने जाते, जो मर्जी कर लें। तो वो कहता है अगर आपने ये सारे अखराजात डाल दिए हैं, तो मैं इनको यहाँ से निकाल दे। अगर पहले आप एडमिन एक्सपेंस में डाल चुके हैं, तो अब यहाँ से इनको निकाल दें। तो हम क्यों बताएं उन्हें कि हमारे ये वाले खर्चे जो हैं वो नहीं है। मिसाल के तौर पर हम उसको ये कह रहे हैं कि हमारा एक खर्चा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको पता है कि एफबीआर प्रोविजन कोई भी नहीं बनाने देता, ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ना फुल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ना प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेट स्टॉक, ठीक है, ना ही प्रोविजन फॉर जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी भी प्रोविजन नहीं बनाने देता। लिहाजा इसका जो पहला डाउटफुल डेट्स है, अगर आपने डाले हैं तो यहाँ से दोबारा ऐड बैक हो जाएंगे। फर्ज करें 5,000 के मैंने डाले थे ऐसे अखराज, कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, ऐड बैक प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेट स्टॉक और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो है आपका, उसमें कोई ऐसा माल है जो इस्तेमाल ही नहीं होता, ऑब्सोलेट हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, अब वो इस्तेमाल ही नहीं होना, अब वो बिल्कुल ज़ाया हो गया, वेस्टेज हो गया। जहाँ ये प्रोविजन है, ये आपका ख्याल है कि वो ज़ाया हो जाएगा, तो आप पहले ही प्रोविजन उसकी क्रिएट कर लेते हैं आम अकाउंट्स में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो कहता है प्रोविजन नहीं बनाने देनी मैंने। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट आप एओपी ने की हुई है कहीं पर, शेयर खरीदे हुए हैं, 30 जून को वो जो शेयर है वो 10 रुपए का था, 9 रुपए का रह गया, ठीक है जी। तो आपने कहा कि 10 का खरीदा था, ये तो 9 का है 30 जून को, लिहाजा 1 रुपये नुकसान हो गया। तो कहता है ये भी नुकसान नहीं मैं मानता मैं। क्यों क्यों नहीं मानता? कहता है जब आप इनकेस्ट करवाएंगे ना, हो सकता है उस दिन को ज्यादा मुनाफा आ जाए, तो लिहाजा एक्चुअलिटी पर मैं बात करता हूँ। और बैड डेट्स भी इसी तरह ही है, बैड डेट्स जब हुए होंगे तो फिर मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको प्रूव कर देगा, फिर डाल सकते हैं। जो भी काम है वो ऑन एक्चुअल बेसिस चलेगा, प्रोविजन बेस नहीं चलेगा। तो लिहाजा ये जो प्रोविजन बेस सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेट स्टॉक, फिक्स एसेट या स्पेयर स्टॉक्स हैं आपके, ये सारे के सारे हैं, तो इसको ऐड बैक कर रहा है। ऐड बैक से मुराद ये है
कि 5,000 खर्चों में से लेस नहीं ये उसमें दोबारा ऐड करेगा, यानी कि इनकम में ऐड करता जाएगा यहाँ से, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंडिचर ये अलाउड नहीं है, ये सारे के सारे खर्चे एफपीआर अलाउ नहीं करता। लेकिन वो ये कहता है अगर आपने डाल दिए हुए हैं तो आप इस तरह करें, जैसे मैंने फर्ज करें एक मैंने इंटरटेनमेंट में वैसे अपना पर्सनल खर्चा 100 रुपया किया था, तो वो कहता है कि हमें बता दें ताकि हम उसको वापस कर दें, ताकि ऑडिट में कहता हम पकड़ लेंगे तो फिर जुर्माना भी करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि एड बैक करवाते थे अपनी चीज़ें और ख़ुद बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, नीचे दूसरी टैब है एडमिजिबल डिडक्शन की। इससे मुराद ये है कि ये हम इसको मानते हैं, वो कहता है इसको मानते हैं हम हर सूरत में, ठीक है। हम पहले भी डाल चुके हैं कुछ खर्चे, कुछ आमदनियाँ वो उसने मान ली हैं। इन एडमिजिबल का ज़्यादा इशू होता है। चलें जी एडजस्टमेंट में, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो ये पीवीटी कंपनी को ही करने देगा, हमें तो नहीं करने देगा, एओपी में इसका काम नहीं है। आगे आते हैं बिजनेस एसेट इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट है। एओपी की जो सारी बैलेंस शीट पकड़ के इसमें इंटीग्रेट कर दें। खाने थोड़े हैं, अच्छी बात है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो कल को एलेबोरेट करना पड़ेगा तो आसानी हो जाएगी। आप कहेंगे मैंने तो चीज़ों को मिला के लिखा हुआ है, ठीक है, आसानी से बाहर निकाल देंगे, अपनी तशरीह खुद बना सकते हैं, बजाय कि आप एक एक रकम की तफसील पहले ही दे दें तो फिर वो एडवांस एडवांसेस कैश अदर एसेट्स अपने पास लिख के आपको बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेट 16 मिलियन के एसेट साइड है। अब कैपिटल में एक 10 मिलियन का कर लेता हूँ और बाकी क्रेडिटर्स में नहीं 100 मिलियन के हो गए, सॉरी, कैलकुलेट अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। 6 मिलियन का है तो 6 मिलियन में डाल देता हूँ। क्रेडिटर्स में तो अब मेरा जो है वो बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ 16 मिलियन आना चाहिए 10 की जगह, फिर ये ठीक हो जाएगा मेरा। 16 मिलियन आ गया, मैं इसको सेव करता हूँ, बैलेंस शीट भी हो गई। ये सारी बिजनेस की टैब है। इसमें जो आपने इन एडमिजिबल खर्चे ना डालें, कोशिश करें कि उसको ना पता चले, हम खुद क्यों उसको कहें आ बैल मुझे मार कि ये खर्चा नहीं है, मैं इसको ये अगर करना है तो थोड़े से डाल दें, 100 200 500 1000, ठीक है, ज़्यादा ना डालें। चलें जी कैपिटल एसेट पर आ जाते हैं। कैपिटल एसेट फ्रॉम कैपिटल, अच्छा जी ये भला क्या कहता है, ये कैपिटल एसेट को कोई और चीज़ समझता है, आप उसको कुछ और समझते हैं ना। आप कहते हैं जी कि गाड़ी बेची, हाँ जी तो मेरा कैपिटल एसेट था, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी तो कैपिटल एसेट है, ये कहता नहीं, ये कहता कैपिटल एसेट ये नहीं होते। कहता है कैपिटल एसेट की टैक्स की अपनी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन मैंने बताई थी पिछले आर्टिकल में भी, दोबारा सुन ले। वो कहता है कैपिटल एसेट का कैपिटल गेन ये होता है कि आप कोई इमूवेबल चीज़ बेचें, प्रॉपर्टी वगैरह, जायदादें वगैरह, तो बेचेंगे उसके ऊपर को मुनाफा आएगा तो यहाँ लिखें एक बार। कहता है एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती हैं ना चीज़ें, वो भी हो सकती हैं कैपिटल एसेट में, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी हैं। नंबर एक, सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं जो मार्केट से लेते हैं, वो मूव कर देते हैं ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गए, तो मूवेबल है, ठीक है। कहता है
मूवेबल होने के बावजूद भी वो कैपिटल एसेट रहेंगे। एक। दूसरा कहता है कि आपके पास कोई कोइन है पुराने जमाने का, कोई डाक टिकट है पुराने जमाने की, कोई कैटलॉग है कोई महंगे वाला, और कोई फर्ज करें आपके पास, वो कह रहा है तस्वीर है, पेंटिंग है और ज्वेलरी है। कहता है ये जो तीन चार चीजें बताई हैं उसने, कहता है ये मूव भी करती हैं, मूव करने के बावजूद भी ये कैपिटल एसेट रहती हैं। अब बताएं इसमें गाड़ी कहाँ आ गई? गाड़ी नहीं है। ठीक है, अब गाड़ी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन इसका नहीं यहाँ डाल सकते। ठीक है जी। अब पेंटिंग बेचेंगे, हो सकता है पेंटिंग हो, डाक का टिकट हो। ठीक है जी। कोई आपके पास मोबाइल का डेटा है पूरे पाकिस्तान का, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, तो आप उसको 50,000 में फरोख्त कर देते हैं या 20,000 में, तो वो कहेगा ये भी कैपिटल एसेट है आपका। मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह तो फहरिस्त आपके पास है, कैटलॉग है। ठीक है, तो उन्हीं का गेन यहाँ पर डाला जाएगा। और अगर एग्जाम्प्ट है, जैसे जमीन का आपको पता है, 1 साल के अंदर जमीन लेकर 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 10% उसके गेन के ऊपर टैक्स है। तो अगर 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम तो 7.5 है। फिर 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम है तो 5% है। तो फिर 3 साल से ज्यादा अरसा है तो फिर एग्जाम्प्ट है। तो अगर हो सकता है आपका प्लाट 3 साल से पहले का, तो उसके ऊपर 10 लाख आपने गेन कमाया है अगर, तो आप कहें कि ये तो जनाब मेरा 3 साल 4 साल पुराना प्लाट था जो मैंने बेचा, तो लिहाजा ये सारे का सारा एग्जाम्प्ट है मेरा। कैलकुलेट मारेंगे यहाँ से। ठीक है, अदर सोर्सेज पर आते हैं कैपिटल गेन के बाद। अदर सोर्सेज में रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड डेट और इंटरेस्ट। यहाँ पर रुकिएगा, ये वो प्रॉफिट एंड डेट नहीं है जो आपको मिलता है बैंक सेविंग अकाउंट से, ये वो नहीं है। लोग ये गलत डाल देते हैं यहाँ खाने पर, वो फिर असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं कि भाई ये कौन सा प्रॉफिट एंड डेट है, यील्ड कौन सी है। तो ये अदर सोर्सेज में पढ़ना पड़ेगा, अदर सोर्सेज का सेक्शन। तो फिर जो उसमें जो यील्ड है, जो उसमें प्रॉफिट आता है, वो वाला है। ये हमारा ग्राउंड रेंट है, बगैर दीवारों के ग्राउंड है आपका, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं आती, हम जानते हैं। अगर आपने ग्राउंड दिया हुआ है, वहां से कोई किराया भी आता है साल का, तो देख लेते हैं, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। रॉयल्टी, आप कोई एक चीज बना के प्रोडक्ट दी है किसी को, किसी कंपनी को कोई सर्फ बना के दिया हुआ, तो वो रॉयल्टी आपके नाम की, पेप्सी पेप्सी की बोतल आप या इस टाइप का कोई फार्मूला लिया किसी से, उसका सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रॉयल्टी वो आपको देंगे, आपने उनको देनी है। ठीक है, या आपको रॉयल्टी मिल रही है तो यहाँ इनकम लिखनी है, तो चलेंगे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आगे आते हैं जी फॉरेन सोर्स और एग्री इनकम पर। फॉरेन सोर्स पर आए, देखें जी, फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो बताया था आपको, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के स्टेटस के साथ ये अटैच्ड होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस। अब ये जो हम एओपी कर रहे हैं, तो ये जुजवी तौर पर या कुली तौर पर पाकिस्तान से कंट्रोल हो, तो फिर ये एओपी जो है, ये क्या उसको कहते हैं कि ये आ, रहती है हमारी एग्जाम्प्ट, रेजिडेंट हो जाती है। अगर एओपी कुली या जुजवी तौर पर पाकिस्तान से मैनेज या कंट्रोल हो रही हो, तो ये रेजिडेंट हो जाती है। तो रेजिडेंट आपको पता है कि पाकिस्तानी सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों इसकी टैक्सेबल है। मिसाल के तौर पर आपका यूके में कंपनी है, वहां से इनकम आती है सालाना और आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो फिर ये टैक्सेबल है अगर आपकी कंपनी रेजिडेंट है, कंपनी के नाम बिजनेस लगा हुआ है तो। अदरवाइज आपके पर्सनल नाम लगा हुआ है तो पर्सनल में अगर आपके नाम लगा है तो उसमें आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं पाकिस्तान से बाहर जाकर, 6 महीने बाहर रहे दुबई वगैरह, तो फिर वापस आएंगे, तो फिर वो यूके से, अमेरिका से, जहां मर्जी से आमदनी आ रही है, जहां मर्जी आपकी फैक्ट्री है, वो सारी की सारी जो आमदन पाकिस्तान में आती है सारी एग्जाम्प्ट है, शर्त ये कि आप नॉन रेजिडेंट हो एज अ पर्सनल। और एओपी है तो एओपी भी सारे जो पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे बाहर रहते हैं और बाहर से मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फिर आप भी नॉन रेजिडेंट हैं, तो फिर बाहर की कंपनी अगर है आपके एओपी के नाम लगी हुई है, तो तब भी फॉरेन सोर्स इनकम आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है कि बाहर के ममालिक से कुछ चेक कैश वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट होते हैं।
लेकिन वो फैमिली सपोर्ट के हवाले से कि आप ये साबित कर दें कि ये आमदन वहाँ मैंने कमाई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ है एग्री इनकम। एग्री इनकम जो है वो आप डालें तो 80,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में। आप तो कहेंगे कि यार फेडरल में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, तो फेडरल वाला नहीं टैक्स लेता लेकिन सूबे वाले ज़रूर लेते हैं। ठीक है, वही 12.5 एकड़ तक नहीं लेते, 12.5 से ज़्यादा है तो नहरी पानी है तो 250 रुपया फी एकड़, और अगर अपना ज़ाती पानी लगाते तो 150 रुपया फी एकड़, नंबरदार भी लेता है इसको। ठीक है, और कोई लैंड रेवेन्यू वाले भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में 80,000 डाल देता हूँ। अगर ज़मीन जो है एओपी के नाम लगी हुई है तो तब एओपी अपनी इनकम यहाँ लिख सकती है कि मुझे इनकम आती है 80,000। एग्जाम्प्ट मैंने कर दी कि जनाब ये एग्जाम्प्ट थी। चलें जी, टैक्स चार्जेबल पर आ जाते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस, आपको पता है कि ये ज़कात अगर दी है कंपनी ने और बैंक के अकाउंट के थ्रू कटी है, शौकत खान आगा खान यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी को ज़कात वगैरह दी है, तो फिर ये जो आप ज़कात यहाँ पर आपकी मानी जाएगी कि वाकई आपने ज़कात दी है, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ठीक है, टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये टैक्स के अकाउंट्स के साथ ही पढ़ेंगे तो फिर ही मज़ा आएगा। एओपी को ही मिल जाते हैं टैक्स क्रेडिट। अच्छा, एडजस्टेबल। अब यहाँ पर आए कि आपका जो टैक्स कटा था, आपका जो टैक्स है वो कटता तो है ना, जाहिर है, तो वो देखते हैं। आप फर्ज करें 4.5% आपका कंपनी को टैक्स कटा है और 20 लाख कटा है, आपको पेमेंट वसूल हुई है। वसूल होते हुए आपके कस्टमर ने आपका टैक्स काट लिया, इसको यहाँ डालना है, जो WHT पूरे साल के दौरान में आपका कटता रहा, कैलकुलेट करें। अच्छा, इसके अलावा अब मैं तलाश करता हूँ कंट्रोल F करके, कंट्रोल F 236C। देखें जी, मैंने एक जगह पर डाला था पीछे करके कि मैंने प्लाट भी बेचा और उसमें मुझे कैपिटल गेन आया। तो अगर गेन आया तो जब बेचते हैं ना तो प्लाट के ऊपर टैक्स भी करता है 1%। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2%। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरा टैक्स भी कटा। ये सारे का सारा टैक्स एडजस्टेबल है, यानी कि अब मेरी फाइनल लायबिलिटी जो निकलेगी उसके अगेंस्ट मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि साल के दरमियान में कट जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स मेरा एडजस्टेबल था। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं क्या चीज़ें। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये मेरी कार वगैरह, जैसे पिछली रिटर्न में आपने इसको, ये प्राइवेट व्हीकल, कंपनी के नाम कारें हैं लेकिन सिर्फ कंपनी के नाम, और कंपनी का नाम टेलीफोन है। ये वही चीज़ें हैं जो पहले हम कर चुके हैं। टेलीफोन, सेल फोन, कंपनी के नाम, एओपी के नाम जितने भी सेल फोन हैं उसका यहाँ पर टैक्स क्लेम कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड, फोन, इंटरनेट बिल के ऊपर PTCL का चेक करें कि आपको WHT कटता है कि नहीं कटता। अगर कटता है तो उसकी तफसील बना के यहाँ पर अपलोड कर दें प्लस के निशान से। असल में पिछली दफ़ा भी आपको सिखाई थी, इसलिए मैं नहीं खोल रहा से। ठीक है, पर्सनल, ये अब कंपनी है तो कंपनी की कमर्शियल यूटिलिटी आ जाएगी। फॉर्म, टेलीफोन है तो टेलीफोन यूटिलिटीज, जो मर्जी अपना उसका नंबर डालें, प्रोवाइडर अपना एंटर करें,
ठीक है, कनेक्शन डेट ज़रूरी नहीं है, ओके करें, जब ओके करेंगे जहाँ ज़ीरो आ जाएगा उसमें टैक्स का बता दें। ठीक है, इसमें कई टैक्सेस जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपकी है इंपोर्ट्स FTR में, तो बताएं कि मेरी इंपोर्ट हुई है और मेरा 10,000 रुपया टैक्स भी डिडक्ट हुआ है इंपोर्ट की स्टेज पर, तो उसको पता चल जाएगा कि इंपोर्टर भी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं। चलें जी, ये एडजस्टेबल वो सारे के सारे वो टैक्स हैं जो कि एडजस्टेबल हैं कानून की नज़र में। इसमें PTCL के ऊपर आपके बिलों के ऊपर कट जाने वाला, लेकिन AOP के नाम हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके नाम हो यानी कि कंपनी के नाम हो, AOP के नाम हो, तब वो भी यहाँ पर क्लेम हो जाएगा उसका इनकम टैक्स। हाँ, गैस के बिल के ऊपर नहीं होता, गैस का जो बिल है उस पर नहीं आता इनकम टैक्स, वो नहीं हम लेंगे। प्रीपेड कार्ड हैं, सेल फोन के पोस्ट पेड बिल हैं, व्हाट्सएवर, लेकिन सिम जो है वो AOP के नाम है। ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और इसके नाम, कंपनी के नाम गाड़ियाँ हैं, बस है, उसके टोकन टैक्स, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स, वो सारे के सारे यहाँ आएगा। अब अगली फील्ड आते हैं। अगली फील्ड में आके हम ये करते हैं कि इसमें जो भी टैक्स कटा होगा वो आपका फाइनल होगा अगर आप FTR में हैं तो। मिसाल के तौर पर ये कैपिटल गेन, जैसे बताया मैंने आपको कि मेरा इतना इतना कैपिटल गेन कटा, तो यहाँ पर मैं कहूँगा ज़ीरो, यानी कि 3 साल से ज़्यादा अरसे तक मैं प्लाट को होल्ड करके रखा और वहाँ से मुझे 10 लाख का, ये तो टैक्स है मेरे ख्याल से, गाल पर देखना पड़ेगा टैब, टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड। तो मैं पहले भी लिख चुका था, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अच्छा, प्राइस बॉन्ड है, अगर आपको प्राइस बॉन्ड निकल आया है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा प्राइस बॉन्ड है 1 लाख का और उसके ऊपर 10 लाख का, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए मेरा टैक्स कट गया। कंपटीशन पर आके एक दफा एक पिक्चर तो देखते हैं, क्या बनी पिक्चर। चलिए, इसकी जो पिक्चर आई है सामने, वो ये है कि 10 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से और FTR में है ये, लिहाजा ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स नहीं है, ज़ीरो। इनकम फ्रॉम बिजनेस 52 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपया फिक्स फाइनल टैक्स, FTR का कोई बिजनेस चला रहे हैं उससे मुतलका था, तो 2 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट आया वो कह रहा है, और 52 लाख का इसका, तो टोटल हो गया सब्जेक्ट 54 लाख। फिर वो कह रहा है 10 लाख रुपया का कैपिटल गेन आपको आया और वो सारे का सारा FTR से रिलेटेड है। फिर वो ये कह रहा है कि अदर सोर्सेज, इनकम एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख रुपया, और वो सारे का सारा NTR रिलेटेड है। फिर एग्री इनकम है, वो भी एग्जाम्प्ट है, ज़ीरो। अच्छा, टोटल इनकम आपकी हो गई 55,52,100 NTR वाली इनकम। जो FTR वाली इनकम है इसके दो हिस्से हैं, या तो एग्जाम्प्ट हो गई या फिर FTR में चलेगी। FTR में चलेगी तो यहाँ से उसका टैक्स हमने डाल दिया हुआ है फिक्स फाइनल में जा, तो लिहाजा इसका आप कुछ नहीं पूछेगा हमसे, क्योंकि इसका टैक्स वहां पर पे कर दिया है। अगर प्राइस बॉन्ड है तो लिख दिया कि 1 लाख का प्राइस बॉन्ड, 15,000 उसका टैक्स कटा हुआ, तो वो तो टैक्स उसको पता चल गया और सेपरेटली उसको कैलकुलेट करता है, NTR को सेपरेटली कैलकुलेट करता है। अब उसने 54 लाख के ऊपर अच्छा
डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात थी हमने की थी, वो उसने लेस कर दी, 54 लाख निकल आया। और टैक्स उसने 13 लाख बनाया, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 11 लाख है, एफटीआर वाला 2 लाख है, 10,000। दोनों को जमा किया तो 13 लाख 65 है। 2,10 हमने अदा कर दिया था, वो इसमें दर्ज किया हुआ है, लिहाजा उसकी पूछगिछ तो कर ही नहीं रहा। अब सारा मसला 11,55,000 का, 11,55,000 का, तो ये टैक्स निकालें, पे करें। फिर हमने इसके अगेंस्ट कहा था कि 20 लाख रुपया हमारा, 20 लाख रुपया विद होल्डिंग मेरा कटा हुआ है। इसके अंदर 20 लाख एनटीआर वाला जो एडजस्टेबल था विद होल्डिंग वो, और 45,000 एफटीआर वाला। तो वो ये कर रहा है कि 45,000 तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट उसने कर दिया, ये जो 11,55,000 है, ये 2,10,000 है। 45,000 इस 2,10,000 के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। अब रह गया यहाँ पर 20 लाख टैक्स, और यहाँ पर रह गया 11,55,130 रुपये इनकम। अब 11,55,130 के ऊपर जब टैक्स निकालेगा तो उसने निकाला, देखते हैं, ये वही टैक्स ही है ना जी। तो 20 लाख में से 11,55 निकाला तो 6,79 बाकी बचा। कहता ये आपका रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल की टैब में आ रहा है। अगर डिमांडेड की टैब में आ जाए यहाँ पर तो आपने पे करना होता है। एक चालान निकालिए डिमांडेड का और फिर उसको सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट्स में वो CPRN यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से उसको पकड़िएगा, पकड़ के सिलेक्ट करके ओके कीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो जैसे ही ओके करेंगे, इसको जैसे ही लग जाएगा तो होगा ये कि यहाँ जो टैक्स डिमांडेड आया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, टैक्स डिमांडेड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये टैक्स डिमांडेड का था। अब इस वक्त 6,79,870 है रिफंड। होगा ये कि आपको पता ही है कि जो सारा इनकम टैक्स है वो या तो कुछ एफटीआर में चला गया या मिनिमम टैक्स में चला गया, इसके अलावा और कोई इसकी नेचर नहीं है। एडजस्टेबल है कम लोगों का, कम चीज़ों का एडजस्टेबल है कि कल को रिफंड भी मिलेगा। लेकिन जब रिफंड देंगे तो ऑडिट करेंगे, जब ऑडिट करेंगे तो आप तैयार हो जाएं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे जो हमने बनाया है। अब ये 6,79,870 इतना ज़्यादा रिफंड नहीं रखते, अपनी इनकम को बढ़ा देते होते हैं। ये तो हम टैक्स के अकाउंट्स में सीखेंगे, उसके बाद हम टैक्स के अकाउंट्स का आर्टिकल भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा रिफंड छोड़ेंगे, 2-2.5 लाख 3 लाख, क्योंकि अगर हमारा ऑडिट हो और हमें जुर्माना डाले 2-3 लाख तक का, तो फिर वो 2-3 लाख हमारे इसी रिफंड में से ही एडजस्ट हो जाए, ठीक है, और हमें पल्ले से जमा ना कुछ ना करवाना पड़े। अच्छा, अब और भी टैब्स चेक कर लेते हैं। और भी टैब्स इस तरह वेरिफिकेशन की है, वेरिफिकेशन में जब इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कोड देंगे तो वेरीफाई कर देगा। नाम सेलेक्ट करें उस बंदे का, आईडी, ये मैनेजर भी हो सकता है यहाँ पर और कंपनी का ओनर भी हो सकता है, ठीक है। एट्रीब्यूट आपको पहले बता दिया था। अच्छा, ये यहाँ से वेरीफाई करने के बाद ना, वेरीफाई करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है बस, और रिटर्न चली जाएगी। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बताया था कम से कम एक सेक्टर को लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। अटैचमेंट में है, अटैचमेंट में आपने अपने अकाउंट्स को लाजमी सेलेक्ट करना है। एओपी है, आप ज़्यादातर यही लोग करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जमा का निशान दबाएं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट तलब कर ली है और यहाँ सर्च का बटन वैसे ही दबा दिया। ये जो कोई डॉक्यूमेंट हैं ये फाइनल अकाउंट ही होते हैं। फाइनल अकाउंट है, ब्राउज में जाके वो कहेगा इसको सेलेक्ट करें, चूज फाइल करें, ठीक है। अब चूज फाइल इस तरह करनी है कि आमतौर पर जो लोग करते हैं कि साफ सफ़े लगा देते हैं एक दो साफ PDF के और ओके कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात उन्होंने पहले इस तरह किया था कि फाइनल अकाउंट अगर ना अटैच करें तो नहीं जाती थी रिटर्न, तो उन्होंने साफ सफ़े अटैच करने शुरू कर दिए। जब आपको खत आता है कि जनाब अकाउंट्स दें तो फिर आप देते हैं उस वक्त, अदरवाइज आप वैसे ही साफ सफ़े अटैच रखते हैं। कंपनी डायरेक्टर चूंकि ये AOP है तो फिर अजाफी खाने एम ही साथ चलते आ रहे हैं। उनकी लिस्ट होती है यहाँ पर कौन कौन से बंदे ऐड करके कितना कितना उनका प्रॉफिट है,
इन पार्टनर्स का। ये जरूरी नहीं है, कम से कम इंफॉर्मेशन देते हैं, और जरूरत नहीं है ऐसे पंगों में पड़ने की कि आप उनके शेयर प्रॉफिट, क्योंकि रिटर्न जा रही है, अगर अगर वो वैसी भी जा रही है और यहाँ तो उसके ऊपर स्टार लगा हो ना कि ये अब नहीं जाएगी, कम से कम ये खाने फिल करें तो फिर हम करेंगे। पेमेंट है किसी टाइप की भी, पूरा साल जो पेमेंट करते हैं ये सारी की सारी पेमेंट्स यहाँ पर आ रही होंगी, सारी की सारी ऑटोमेटिक ये आ रही होंगी। और जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, एडवांस टैक्स में सिलेक्ट करेंगे या एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न में सिलेक्ट करेंगे, ये उधर ही सिलेक्ट हो जाएगी और उसी के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर को पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स है कि कम से कम टैक्स 2 करोड़ की आपकी सेल हो और आपको मुनाफा कोई भी ना हो रहा हो, तो फिर आपका जितना टैक्स कटा है, डिडक्ट हुआ है, वो सारे का सारा फाइनल टैक्स है, एक बार। और दूसरा, इसका मुआवजा करवाया जाएगा आपकी सेल के 1% के साथ। 2 करोड़ सेल है तो उसका 1% 2 लाख है, तो आपको 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको नुकसान भी हो रहा है तो उसको मिनिमम टैक्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और अगर फर्ज करें आप सर्विसेज में हैं और 15% है, तो आपका मिनिमम फिर 1% नहीं है, आपका मिनिमम फिर 15% है। ठीक है, जहां पर लिखना पड़ेगा कि मेरा कितना है। अच्छा, अब इन दो, मिनिमम टैक्स का और ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर, वो कहता है कि बाज़ औक़ात ना आप इस तरह करते हैं, आप कहते हैं जनाब मैंने ना एफटीआर में आना, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर। मिसाल के तौर पर बात यह है कि ऐसे पंगों में एक तो कोई पड़ता ही नहीं है, वजह ये कि ऑडिट में फंसा लेंगे हमें। हम सीधी सी कैलकुलेशन बनाते हैं और ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर में हम नहीं आते। असल में वो ये कहता है कि आपको लिस्ट दे दी है उसने, इंपोर्ट हैं सारी, फिर पेमेंट ऑफ गुड्स हैं, एक ये सारा आपको पता है, ये एफटीआर में चला जाता है। 153 ए के, ये सारा सप्लाईज के अगेंस्ट है। और सी, आपको पता है ए और सी दोनों एफटीआर में, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलती है, वो सारी डब्ल्यूएचटी होती हैं। एफटीआर में डब्ल्यूएचटी होता है, और सिर्फ जो सर्विसेज हैं वी, 153(1)(b), वो मिनिमम टैक्स होता है। अब यहाँ पर उसने सारी चीजें वो लिखी हैं जो कि एफटीआर से मुतल्लिक़ है। वो ये कहता है कि अब आप पीटीआर में आ सकते हैं अगर आप एनटीआर में हैं तो, क्योंकि वहां पर बड़े मजे हैं। वहां पर आपको टैक्स अदा करने के बाद ऑडिट से भी निकल जाते हैं, सब कुछ, कुछ नहीं मिलता। यानी कि ऑडिट से भी निकल गए, इनकम टैक्स की रिटर्न भी आप जमा ना करवाएं कोई बात नहीं, लेकिन इस फॉर्म में तो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन वो कहता है कि आपका फिर ऑडिट नहीं होगा ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर में अगर आप चले जाते हैं तो, इसमें कि थोड़ा सा टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसको अच्छे तरीके से हम कंपनी की रिटर्न है उसमें हम सही तरह समझ सकेंगे, तो उसी में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ तारुफ मैंने दिया है कि ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर में हम क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन में आए, डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो बनाते हैं सारे का सारा इसके साथ इंटीग्रेट कर देना, दैट्स इट। अमोर्टाइजेशन है, वो सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, इंटेंजिबल आपका सॉफ्टवेयर वगैरह वो सारा इसमें डालें। ऐसे पंगों में भी कम ही पड़ना चाहिए कि वो कितने का सॉफ्टवेयर है, उसकी कितनी वैल्यू थी, कितना यूज था, कितना रह गया। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आपको पता है कि वो अलाउड है 20% पर ईयर के हिसाब से। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट 1-2 करोड़ में की है तो 1-2 करोड़ एक दिन में, एक महीने में खर्चा ना डालें, बल्कि उसको 5 सालों में उसको एक एक हिस्सा डालते जाएं, और इसको प्री कमेंसमेंट कहते हैं। और एफपीआर में अलाउड है 20% उसको, और बाकी 80% बैलेंस शीट में करंट एसेट में रहता है डेफर्ड कॉस्ट के नाम से। ठीक है,
ये था उसके सारे टैब। इसमें जो हमारा टैब है ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर, ये हम समझेंगे नेक्स्ट में, और मिनिमम टैक्स की टैब भी इंशाल्लाह। ये तो हमारा एओपी को फाइल करने का तरीका।